Hello students, in this video lecture we are going to discuss about the basic idea of electrolysis, electrolytic cell, product of electrolysis, and at the last a short discussion on overpotential or overvoltage. So let's discuss about our first topic, that is electrolysis. According to the definition, it is the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous solution or मोल्टेड स्टेट। तो स्टूडेंट जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक ऐसे सेल में या एक ऐसे इक्विपमेंट में फिल करते हैं जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकें, तो वहाँ पे उसका जब डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए एक हमको डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज electrolytic cell. So according to the definition, the device in which electrolysis carried out is called electrolytic cell. तो दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो हमारे पास एक डिवाइस है जिस डिवाइस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वी कैन इजीली एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आप इस डायग्राम को कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं जो बेसिकली इनर्ट हैं, प्लेटिनम के आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से अटैच कर रखा है, और अटैचमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है इलेक्ट्रोड है जो हमारे पास, उस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, जो राइट साइड पे इलेक्ट्रोड है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है। तो अगर हम कहें कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और हमने NaCl मोल्टेड स्टेट में फिल किया है, तो हमारे पास इस पूरे के पूरे जो लिक्विड है हमारे पास, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस प्रेजेंट हैं। तो जब हमारे पास इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो आयन है वो अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, वो हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पर अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वक्त जब इनकी नेमिंग की बात करेंगे कि एनोड और कैथोड को किस तरीके से आप कंसीडर करेंगे, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि जो ऐसे इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं वो आपके कैथोड्स होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम एनोड कहते हैं। तो अगर आप देखें तो चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसका जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कैथोड। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस इलेक्ट्रोड को कंसीडर करें तो ये एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आप इसको जो नेम देंगे वो देंगे। तो गैल्वेनिक सेल जब आप कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट नेम्स के अकॉर्डिंग जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है वहाँ पे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेस हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम ये कहेंगे कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और कैटायन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो बेसिकली रिडक्शन होगा, रिडक्शन की रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक इसी तरीके से जब पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जब आपका एनायन अट्रैक्ट होगा तो वो जब यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराएगा तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पे हमने NaCl के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन कंसीडर की है। तो कैथोड पे जैसा भी हमने देखा रिडक्शन की रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, जो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अवेलेबल होगा। और ठीक इसी तरीके से जो एनोड पे हमारे पास रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की है, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन देखें इस प्रोसेस का, तो एट दी एंड क्या होगा, जो हमने NaCl मोल्टेड स्टेट में फिल कर रखा है वो हमारे पास डिकम्पोज होता चला जाएगा और हमको Na लिक्विड स्टेट में मिलता जाएगा, और जो हमारे पास क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में यहाँ से आपकी इवोल्यूट हो जाएगी, और वो आपको इस पूरे के पूरे जो चैम्बर है वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो डेफिनेशन को क्रिएट किया है, जहाँ पे आपने डिकम्पोजिशन का जिक्र किया है। हमारे पास NaCl था जो कि एक कंपाउंड था, और जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को स्टार्ट किया तो हमारे पास वो डिकम्पोज हो गया, वो उस फॉर्म में नहीं रहा, हमारे पास सोडियम प्रिपेयर हो गया जो कि एक मेटल है, और हमारे पास क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ। तो यही जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सोडियम और क्लोरीन की, इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, जिसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे इस अपने लेक्चर में। तो अगर स्टूडेंट हम बात करें जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सेल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ यहाँ पे हमने
कंसीडर कर रखे हैं। जो फर्स्ट है वो है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन अ सेम सेल। जैसा भी आपने देखा हमारे पास ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी यहाँ पे कैरिड आउट है और हमारे पास रिडक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। जैसा भी आपने देखा कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। नोटेशन आपको पता है, बैटरी से जिधर हम लिंक करेंगे नेगेटिव टर्मिनल को उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपको पता है कैटायन से अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स आपको जो नेम करना है उसका कैथोड रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से एनोड के लिए जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कैटायंस आर लिबरेटेड एट कैथोड व्हाइल एनायंस आर एट एनोड। तो अभी आपने देखा जो हमारे पास कैथोड है नेगेटिवली चार्ज उस पर कैटायन जाके अटैच हो जाते हैं। वहाँ पे कैटायन से जो भी हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म होके रिडक्शन परफॉर्म होके जो भी बनना होगा उसका वो बनेगा। और ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास एनोड है वहाँ पे हमारे पास क्या है कि एनायन अट्रैक्ट होंगे और एनायन फर्दर अपना ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे और ऑक्सीडेशन करके जो भी स्टेट में वो कन्वर्ट होंगे वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। द आयंस with higher reduction potential get liberated at cathode while the anions with lower reduction potential at the anode। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन भी देगा जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आयंस का उसके रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देगा। तो स्टूडेंट बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कैथोड की, हमने कहा कि वहाँ पे कैटायन अट्रैक्ट हो रहा है और कैटायन अट्रैक्ट होकर अपना रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है और रिडक्शन परफॉर्म करने के बाद वो अपना एक अपनी जो भी स्टेट है उसमें कन्वर्ट होता है। तो अब अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास एक आयन अवेलेबल हो के हमारे पास एक से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हो या ऐसे स्पीशीज प्रेजेंट हो जो फर्दर रिडक्शन की रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पास एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोड है वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ने अट्रैक्ट तो होना है, बट चूंकि हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसी स्पीशीज है जिन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो अब इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन वहाँ पे जाके अपनी रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हम हेल्प लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हम ये कहेंगे जिस आयन के लिए या जिस भी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी या आप ये कह सकते हैं कि जो भी कंडीशन आपने प्रिपेयर कर रखी वहाँ पे जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, तो ऐसा आयन आपका या ऐसा स्पीशीज आपका जाके वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा और वहाँ पे आपके पास वो आपको अवेलेबल होगा। तो यही हमने लाइन यहाँ पे लिखी थी, आयन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल गेट लिबरेट एट कैथोड। तो कैथोड पे चूंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ रहे हैं, उन्होंने अपना रिडक्शन परफॉर्म करना है, तो रिडक्शन परफॉर्म जब होना है तो आप ये देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी या मोर पॉजिटिव होगी, वही आपका यहाँ पे जाके लिबरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सोडियम और इसके साथ आप कॉपर आयन को भी यहाँ पे ऐड कर दें या जिंक को ऐड कर दें, तो हमें पता है कि जो सोडियम आयन है Na पॉजिटिव गिव्स Na, जो ये रिडक्शन की रिएक्शन है इसके लिए जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और जो हमारे पास जिंक है या कॉपर है उनकी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर कंपटीशन की बात करें, हमारे पास एक ही सेल में सोडियम भी अवेलेबल है, जिंक अवेलेबल है, तो हम ये कहेंगे कि जिंक की जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ज़्यादा इजीली हो जाएगी, या हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो लिबरेट होगा कैथोड पे वो जिंक होगा, सोडियम नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होनी है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर कर लीजिए या आप रिडक्शन पोटेंशियल पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऐसा स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है वो यहाँ पे जाके लिबरेट होगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जिस स्पीशीज के लिए रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है वो हमारे पास इधर जाके अट्रैक्ट होगा या लिबरेट होगा। तो दोनों ही केसेस में आपको ये देखना है कि जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है आयंस के बीच में, पॉजिटिव आयंस के लिए आप जो कैथोड पे भेज रहे हैं उसका रिडक्शन कराना है, और नेगेटिव आयन के लिए आपने उसको एनोड पे भेजना है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो इन दोनों की सेपरेट स्टडी आप करेंगे, जो भी आयन आपके पास हैं वो जिन सर्कमस्टेंसेस में प्रेजेंट हैं और उन सर्कमस्टेंसेस में जिनके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो आपके पास ज़्यादा रिड्यूस नेचर रखेगा, रिड्यूसिंग नेचर रखेगा, वो हमारा कैथोड पे चला जाएगा, और जो ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखेगा वो हमारा एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आपको इसको याद रखना है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है माइग्रेशन ऑफ आयंस फॉर्म्स सम प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे Na पॉजिटिव माइग्रेट हो रहा है और Na में कन्वर्ट हो जा रहा है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक इसी तरीके से Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन हमारे पास माइग्रेट हो रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एट दी एंड इस प्रोसेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बने, दैट मीन्स
सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, ये हमारे क्या है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें जो मेन फैक्टर है वो है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हमारे पास इलेक्ट्रोड कैसा है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है इसकी, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। अगर हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो वो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वहीं अगर हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को ले रखा है तो वो अपनी फर्दर रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है जिसको हमने एनोड का है पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रखा है, अगर हम ये जिंक का लेते या कॉपर का लेते तो हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे हमारे पास Zn डबल पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, या जो भी इलेक्ट्रोड हमने लिया होता है जिस मेटल का उसके आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो उनको जब आप यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो वो जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। वहीं जो हमारे पास जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टोटली जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड होगा, उसमें अपना उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो भी इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर डालता है। अगर आप ये कहें कि हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और एक जगह हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टूडेंट नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है आपके पास यहाँ पे वो ये है कि आपके पास आयंस अवेलेबल होने चाहिए। अगर आयंस होंगे तभी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी फॉर्म होगा। तो चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है इतनी जल्दी अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो काफ़ी इजीली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्म करते हैं, वहीं जो दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इतने इजीली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। और जो हमारे पास लास्ट जो है जिस पे बेस्ड ये वाला हमारे पास जो टॉपिक था उसी पे बेस्ड है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे इम्पैक्ट डालेगी, जिसको हम आगे अपने एग्जांपल में भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, एक से ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव आयन है और एक से ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव आयन्स हैं, या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको ये देखना पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल स्पीशीज़ हैं और उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, क्योंकि उन्होंने कैथोड पे रिएक्शन परफॉर्म करनी है, और हम देखेंगे उनके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है जो हमारे पास एनोड पे रिएक्शन फॉर्म होनी है। तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। इसी पॉइंट को आगे हम एक्सटेंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है। हमने दो डिफरेंट कंडीशन में इनका इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेड NaCl, मोल्टेड मीन्स आपने उसको जस्ट हीट करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया NaCl को, और जो दूसरा केस है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, दैट मीन्स आपने वाटर में डिजोल्व किया NaCl को, देन आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें। दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो डिफरेंट है, जिससे आप काफ़ी सारा जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेड NaCl। तो जब हम मोल्टेड NaCl की बात करें तो ये एग्जांपल मोल्टेड का ही था बेसिकली। तो हमने यहाँ पे देखा चूंकि हमारे पास सिर्फ दो ही आयन्स हैं, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रेजेंट नहीं है, एक ही पॉजिटिव आयन है और एक ही नेगेटिव आयन है, तो आप कंपटीशन की बात नहीं कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव आयन्स के बीच में और नेगेटिव आयन्स के बीच में होता है जब ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि सिंगल ही है तो हम सिर्फ उन्हीं के लिए कंसिडर करेंगे। कैथोड पे अभी जैसे हमने देखा हमारे पास रिडक्शन की रिएक्शन फॉर्म होगी, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और जो इसके लिए जो हम बात करेंगे एनोड के लिए, तो एनोड में आपको पता है Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। तो दोनों हमारे पास साइड पे रिएक्शन अवेलेबल हैं और हमारे पास सिर्फ यही रिएक्शन फॉर्म होंगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है रिएक्शन होने की। तो जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो NaCl है हमारे पास, वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Na में और Cl में। चूंकि मोल्टेड स्टेट है हमारे पास तो NaCl को आप लिक्विड स्टेट मेंशन करेंगे, इसके साथ आप एक्वस स्टेट मेंशन नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आपका Na फॉर्म होगा, चूंकि वो मेटल है तो आप उसकी लिक्विड स्टेट मेंशन करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन को हम फॉर्म कर रहे हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे जब NaCl लिक्विड स्टेट में तो Na भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में ही अवेलेबल होगा। ठीक इसी तरीके से Cl2 जो कि अभी आपने देखा गैस फॉर्म में हमारे पास इवोल्यूट हो जाता है, तो उसके लिए है।
तो जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि NaCl जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें, सोडियम में और Cl में। देन फर्दर जब हम अपनी जो नेक्स्ट केस है उसका डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में, इसमें हमारे पास अब वाटर भी अवेलेबल है। जो मोल्टेड स्टेट थी वहाँ पे वाटर का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, बट जब हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं रिडक्शन रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसी पे बेस हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन परफॉर्म करवाएंगे और ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम बात करें कैथोड पे, तो आपको पता है कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होनी है, तो रिडक्शन Na पॉजिटिव कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू -2.71 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से चूंकि वाटर अवेलेबल है हमारे पास, तो वाटर भी रिडक्शन रिएक्शन फॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो है 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 + 2 OH नेगेटिव। इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू -0.83 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपको पता है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना ज़्यादा वो रिडक्शन नेचर रखता है। हम ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर उसका उतना ज़्यादा होगा, वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में वो है हमारे पास वाटर के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास प्रेफर्ड जो रिडक्शन रिएक्शन है वो हमारे पास ये वाली हमारे पास इस सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एनोड। एनोड पे हमारे पास आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करानी है, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास Cl नेगेटिव कर सकता है। तो Cl नेगेटिव भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे हमने मेंशन किया है, रिडक्शन नहीं है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसके लिए है -1.36 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से वाटर भी अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो वाटर के लिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है 2H2O गिव्स O2 + 4H पॉजिटिव + 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमारे पास है -1.23 वोल्ट। तो इन दोनों अगर वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो है वाटर के लिए, जो कि हमारे पास -1.23 वोल्ट है, जो कि मोर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दी -1.36 वोल्ट। तो होना ये चाहिए कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होना चाहिए वो वाटर का होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल वे में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो Cl नेगेटिव का होता है, क्लोराइड आयन का होता है। तो अगर आप नॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो जैसा हम कॉन्सेप्ट कंसीडर कर रहे हैं वैसे ही चलता है। जिसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो रिडक्शन परफॉर्म करेगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, उससे आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देंगे। बट स्पेशली इस केस में चूंकि हमने इसलिए डिस्कशन यहाँ पे इस एग्जाम्पल का किया क्योंकि इसमें ओवर वोल्टेज का भी डिस्कशन है, तो इसलिए आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप वो भी समझ लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वाटर के लिए वो -1.23 वोल्ट है, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करेंगे तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी से हमारे पास ओवर पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज अ एडिशनल वोल्टेज नीडेड टू मेंटेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है, जिससे आपके पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों रिएक्शन परफॉर्म होनी है, तो उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमको चाहिए, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग जितनी होनी चाहिए उससे जो ज़्यादा अमाउंट में हमको जो रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज is required when a half reaction has a significant activation energy। तो जब हाफ रिएक्शन हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी जो हम सपोज कर रहे हैं उसके लिए उससे अगर ज़्यादा है, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वो भी उससे फिर ज़्यादा आएगी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होगी। तो यही केस हमारे पास यहाँ पे भी है। तो अगर आप यहाँ पे स्पेशली वाटर के लिए कंसीडर करना चाहें तो हमारे पास जो इसका पाथ है, इसके ऑक्सीडेशन का जो पाथ है वो कुछ अलग है, जिसकी वजह से इसमें ओवर पोटेंशियल का भी आपके पास कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें सिंपल ऑक्सीडेशन की, तो इसके लिए जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है -1.23 वोल्ट। बट अगर आप इस रिएक्शन का पाथ देखें तो इसमें 2 स्टेप आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से आप कन्वर्ट करते हैं उसको 0 पे। तो हम फर्स्ट स्टेप में ये कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की -2 वो -1 में कन्वर्ट होती है, देन वो फिर 0 में कन्वर्ट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड होने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ ऐसे है, और इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमारे पास -1.78 वोल्ट है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास जो -1 स्टेट है वहाँ से 0 स्टेट पे उसको कन्वर्ट करना है। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, और देन हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो हमारे पास -0.68 वोल्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप ये है, और अगर इस स्टेप की हम कंपैरिजन करें हमारे Cl की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके साथ, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है इसके फर्स्ट स्टेप के लिए विद रिस्पेक्ट टू दी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Cl नेगेटिव आयन। सो दिस इज द रीजन ड्यू टू विच हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है वो Cl का परफॉर्म होगा, हमारे पास वाटर का परफॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास ये अगर आप यहाँ इस एनोड पे कंसीडर करें तो हमारे पास जो फेवर्ड रिएक्शन है वो ये है, और ये नहीं होगी। और जो हमने कैथोड पे कंसीडर किया है वो हमारे पास वाटर का रिडक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो है 2NaCl + 2H2O गिव्स 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव H2 और Cl2। तो Cl2 तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व हो ही रहा है इस रिएक्शन में। अगर आप देखें तो Cl नेगेटिव का H2 हमारे पास इस वाली रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है, और OH नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हुए, और Na पॉजिटिव आपके पास जब हम Cl को कंसीडर करेंगे तो आपके पास Na पॉजिटिव वहाँ से भी जनरेट होगा। तो उन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अवेलेबल है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से NaOH भी फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो कि प्रोसेस आपके काफ़ी सिंपल है। और ये प्रोसेस जिस हमारे पास डिवाइस में परफॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो फॉर्म होता है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो भी हमने डिस्कशन किए हैं, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ओवर वोल्टेज है। ओवर वोल्टेज आपको कुछ अलग रिजल्ट प्रोवाइड कराती है जो आप सपोज करते हैं वो नहीं होते हैं, उससे आपके पास रिजल्ट में जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।